बेटे ये हमारे पास क्या phenomenon in which amplitude of the vibrating body there is a remarkable increase in the amplitude of vibrating body if force you're driving frequency of an external oscillator becomes equal to its natural frequency. From in which there is markable increase in the amplitude of vibrating body if driving frequency of an external oscillator becomes equal to its natural frequency. बेटे क्या कुछ उसने मैंने बताया था भूल गया होगा। ये देखो कि बेटे ये हमारे पास क्या सिंपल पेंडुलम है। ये मैंने मदर शो की थी, एक स्विंग शो की थी मैंने, ठीक है ना। ये हमारे पास एक सिंपल ये डायग्राम से वहां पे ले, ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। अभी इसकी अम्मी नहीं है, यह स्विंग है हमारे पास। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने साइड पे करके डिस्प्ले छोड़ दिए, वाइब्रेट करना शुरू होगा। जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा उसको हम कहेंगे दैट इज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी व्हिच इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन ऑन इट्स लेंथ। क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है G/L। तो इसका मतलब है हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन 1/√L के ऊपर। लेंथ ज्यादा करोगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। लेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। पेंडुलम की देखो हम प्रैक्टिकल्स के अंदर भी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन चाहे रॉड हम कंसिडर करें, मेटल का चाहे मीटर वुड कंसिडर करें, या सिंपल सिंपल पेंडुलम ले लें, जितनी लेंथ कम होती है उतनी तेजी से वाइब्रेट कर रहा होता है, मेजर करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। अब ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ये बेटे मैंने एग्जांपल में दी थी, इसकी अम्मी है बच्चे की सपोज, अब समझो स्विंग है। अब मदर जो है ये भी तो वाइब्रेट करती है, रेस्ट पे नहीं होती बेटे। ये इसका हाथ वाइब्रेट ऊपर नीचे हो रहा होता है, ये पाँव से बेसिकली आज इस तरह मूव कर वाइब्रेट करती है। अब मदर जो वाइब्रेट कर रही है उसकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। मदर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो ही ये बॉल यहाँ पे जाता है होता ये है, मदर के एक हाथ ही ले ले तो दो हाथों से मदर सही। बेटे इस मदर का हाथ सपोज यहाँ पे है, जब पेंडुलम ए पोजीशन पे है मदर का हाथ भी इधर है। जब पेंडुलम बी पे जाएगा तो मदर का हाथ यहाँ जा चुका होगा। जब ये सी पोजीशन पे जाएगा तो मदर का हाथ भी सी पोजीशन पे जा चुका होगा, ठीक है। जब ये वापस इस पोजीशन पे आएगा तो मदर का हाथ भी सी से बी पे आएगा। बी से जब आएगा तो मदर का हाथ भी बी से ए पे आएगा। जब बी से ए पे आएगा तो यहाँ पे ये रुकेगा, तो मदर स्मॉल इम्पल्सिव फोर्स प्रोवाइड करती है, धक्का देती है। धक्का देती है इसका मतलब इसका हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होना है, जब एनर्जी मिल जाएगी तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा ही होना है, ठीक है। ये नहीं कि अभी इधर मूव कर रहा मदर का हाथ है वाइब्रेट करता रहे। तो मदर की जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है अगर वो सपोज 4 हर्ट्ज है, और इसकी भी अगर 4 हर्ट्ज होगी तब इसके एम्पलीट्यूड क्या होगा मैक्सिमम, क्यों तभी जाके रेस्ट में आके इधर मूव करेगा तभी इंपल्सिव फोर्स मिलती है इसको। तो इसका मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ एक्स नॉट को हम एम्पलीट्यूड को एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। एक नंबर इसका होता है बेटे। दूसरा नंबर किसका होता है कि एफ जो है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब दोनों की मैच की, हाँ इसकी लेंथ ज्यादा कर दोगे, लेंथ ज्यादा कर दोगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो मदर की भी फ्रीक्वेंसी आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ताकि अगर एम्पलीट्यूड उन्होंने प्रोड्यूस करना है, अगर एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करना है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गेन करना है। तो ये कंडीशन है हमारे पास इसकी। ये अगर पूछता है कि कंडीशन क्या है इसकी रेजोनेंस की, कि ड्राइविंग और नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल होना नेसेसरी है। अच्छा अब इसी के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास सपोज ये दो फिक्स स्पोर्ट मैंने कंसिडर कर ली है। एक ये फिक्स स्पोर्ट होगी, दूसरी ये होगी। इनके दरमियान आपने एक थ्रेड इस तरह सस्पेंड कर दिया, आम थ्रेड है बेटे, ठीक है।
अब आपने डिफरेंट पेंडुलम इसके साथ सस्पेंड कर लिया, सपोज दिस इज वन पेंडुलम, मल्टीपल पेंडुलम, एक बेटे हमारे पास ये हो गया, एक पेंडुलम हमने ये सस्पेंड कर दिया, एक पेंडुलम हमारे पास सपोज ये वाला हो गया, और एक पेंडुलम हमारे पास ये वाला हो गया, इस तरह। अच्छा अब बेटे मैं अगर पूछता हूँ, लेट वी आइडेंटिफाई देम बाय देयर नेम्स एज, वी लेबल इट, ये हमारे पास सपोज दिस इज ए हो गया, दिस इज बी हो गया, दिस वन इज सी, डी, and this is E. Initially all are in state of rest. ठीक है, आप क्या करते हो, पेंडुलम ए को अपनी तरफ बेटे डिस्प्लेस करते हो, अपनी तरफ डिस्प्लेस करके रिलीज करते हो, सो दैट इट कैन परफॉर्म बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन, आपकी तरफ और अवे फ्रॉम यू जा रहा हो, ये टू एंड फ्रो नहीं है, राइट लेफ्ट नहीं जाएगा, नहीं तो किसी एक को हिट कर देगा ना। आपने किसी पेंडुलम को नहीं आपने छेड़ा, आपने सिर्फ ए को अपनी तरफ डिस्प्लेस किया है और उसको रिलीज कर दिया। डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया तो हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि ए वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। जो ही हम देखते हैं कोई यही 10 सेकंड बाद, ये सारे इनको तो हमने छेड़ा ही नहीं था, ये 10 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब देखा जाए क्यों वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, कि रीजन ये है कि जब हम इसको साइड पे डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं, ये वाइब्रेट करता है, जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है वो इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, विच इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन इट्स लेंथ बाय दिस रिलेशनशिप। ठीक है, आपने इसको साइड पे जब किया तो आपने एनर्जी सप्लाई की इसको बेटे, जब एनर्जी सप्लाई की तो एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, साइड पे हम पेंडुलम खुद थोड़ी होता है, आपने डिस्प्लेस किया, एनर्जी सप्लाई की, अब ये वाइब्रेट करना शुरू हो गया। ठीक है, जब वाइब्रेट कर रहा है तो थोड़ी सी वही 5-10 सेकंड में हम देखते हैं इसका एम्पलीट्यूड कम होता है। अगर इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, ये फैक्टर तो कांस्टेंट रहना है। क्यों कांस्टेंट रहना है, मैथ भी सेम है बेटा, ओमेगा 2 पाई और फ्रीक्वेंसी होता है, वो भी फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंडेंट है, वो होगी। हम देखते हैं इसकी एनर्जी जो है कम हुई है। अगर एनर्जी कम हुई है तो सिस्टम की एनर्जी तो हमेशा कंजर्व होती है, तो एनर्जी कहाँ गई, तो हम ये देखते हैं ये पहले सारे रेस्ट में थे, ये भी वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वाइब्रेट कर रहे हैं तो इसमें भी तो यही फॉर्मूला लगना है, टोटल एनर्जी का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। इनको एनर्जी मिली है तो वाइब्रेट कर रहे हैं ना, लेकिन सारों का वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिफरेंट होता है, इनके सारों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है, और इन सारों को कंपेयर करूं बी सी डी और ई में, सबसे एम्पलीट्यूड किसका होता है वो हम ऑब्जर्व करते हैं तो ई का होता है। अब माइंड में आ रहा है ई का कैसे होगा, ई का इसलिए होगा कि बेटे हमारे पास देखो इसकी जो ये जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे वो अपनी इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन इनको वाइब्रेट करवाया किसने है, वो ए पेंडुलम ने करवाया। अब ए पेंडुलम की जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो इनकी में से किसी एक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। तो हम ये देखते हैं रेजोनेंस सिर्फ ई में प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों हो रहा है, कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम ए, ड्राइविंग या फोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम ए इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ई, तो रेजोनेंस इज ओनली अकरिंग इन ई। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जर्व हमने ये किया कि ए को आपने इसको साइड पे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, सारे पहले रेस्ट में थे, सारे वाइब्रेट करना शुरू हो गए, जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं वो डिफरेंट होगी, लेकिन इसकी और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ऑल्दो ए से कम ही होगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने बॉब जान के बड़ा बनाया था, बेटे फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंडेंट है लेंथ पे, लेंथ इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दस बॉब, मैस ऑफ बॉब जो है इसमें कोई वाइटल रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, तो हमारे पास रेजोनेंस only occur in E because natural frequency of E जो है this is equal to driving frequency of A। ठीक है, क्यों, ड्यू टू सेम लेंथ। ठीक है, अब इसके अंदर बेटे हमारे पास रेजोनेंस के बाद लास्ट टॉपिक आता है कि अगर रेजोनेंस का डिग्री ऑफ डैम्पिंग पे क्या चेंज आता है।
तो दिस इज लास्ट लर्निंग आउटकम। अच्छा, कोई पुराने नोट्स पढ़े या पता नहीं कि इतने को नोट्स हैं, हर पुराने भी नेट पे की अवेलेबल हैं, ये गूगल ड्राइव भी कई बनी हुई हैं कि बच्चों ने भी खुद शेयर कर दिए हैं। बेटे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस नहीं है सिलेबस में। वो पहले सिलेबस में होता था, उसके क्वेश्चंस भी आते थे, ठीक है, वो नहीं है सिलेबस में अब, तो नहीं करना। रेजोनेंस एंड डिग्री ऑफ सर एक डैम्पिंग। क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा था कि रेजोनेंस किधर अवॉइड करनी चाहिए, मतलब तो वो है सिलेबस में, एग्जाम्पल कह रहा था दें। तो डिसएडवांटेज में ही आता है ना बेटे, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रक्शन जो होती है आपकी लैटरिन, जो वॉशिंग मशीन के अंदर बेसिकली डिसएडवांटेज आ रहा होता है, इसे काफी ज्यादा है तो, लेकिन वो अब नहीं है। टकोमा सर ब्रिज जो इसमें वो है, वैसे स्विंग वाली एग्जांपल दे सकते हैं जो आप हमें माँ और बच्चे वाली कहते हो? नहीं इसमें सस्पेंशन ब्रिज नहीं होता, उसकी दे सकते हैं कि सोल्जर्स ऑर्डर ऑर्डर टू ब्रेक द स्टेप। अब इसमें बेसिकली स्विंग वाले में माँ झूला दे रही है कि स्विंग टूट थोड़ी रही है। अवॉइड करने का मतलब ये, माँ ने झूला दिया ना, बच्चा कुछ हो रहा होता है जब माँ झूला दे रही होगी इसको। तो यहाँ इसको ये अवॉइड करने वाली नहीं है, वो है कि बेसिकली अगर मार्च पास करते हुए सोल्जर्स किसी भी सस्पेंशन ब्रिज में से पास करते हैं ना, तो सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है ब्रिज के अंदर। रेजोनेंस कैसे प्रोड्यूस होता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो जो ब्रिज है वो बेसिकली वाइब्रेट कर रहा होता है। जब सोल्जर मार्च पास करते हुए जाते हैं तो सारों की मार्च पास की एक ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी उसको मिलती है ब्रिज को। जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मार्च पास ऑफ सोल्जर बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज, तो ब्रिज लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू करता है। जो ही लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है, जिन स्ट्रिंग से सस्पेंड किया होता है वो, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती उस टेंशन को बियर कर सके, वो टूट जाती है। इस किस्म के ये है थे। लेकिन अब नहीं है, अब नहीं करना तो नहीं करना। बेटे अब इसके अंदर हमारे पास दिस इज अ वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने कंसिडर कर ली है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वी आर कंसीडरिंग दिस अ फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, एंड वर्टिकल एक्सिस में दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। एंड लेट अस्यूम कि हमारे पास दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनीथिंग, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा विच इज रिप्रेजेंटेड विद एफ नॉट, एफ नॉट से। अगर कोई चीज लाइट डैम्प होगी, अगर कोई चीज लाइट डैम्प होगी तो उसका ग्राफ क्या बनता है? बेटे ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं करना, अगर 0 0 लिया हुआ तो, ठीक है, कि पेपर में बनाने के लिए आया होता है। तो अगर तो ये उसने 0 लिखा है, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट किया, तो पॉसिबल ही नहीं है यार, ठीक है। तो थोड़ा सा एम्पलीट्यूड इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट कर लो, यहाँ से हमारे पास ये, अगर लाइट डैम्प होगी तो ग्राफ इस किस्म का बनना है रेजोनेंस के ऊपर। अब रेजोनेंस हो रहा है तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम होगा एट एफ नॉट, क्योंकि एफ नॉट क्या है उस चीज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। जब ड्राइविंग नेचुरल के बराबर होगी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है और पीक का है काफी ज्यादा शार्प है, पीक काफी ज्यादा शार्प है, लाइट डैम्पिंग। और लाइट डैम्प चीज जो है वही टूटती है इसमें। आपने में भी सुना हो कि ओपरा सिंगर्स दे शैटर ग्लास, हो ठीक है, वो म्यूजिक को प्ले करते करते ग्लास पड़ा होता है वैसे टूट जाता है, शैटर को होता है। तो वजह क्या है कि ग्लास के पार्टिकल एक डिफाइंड फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, विच इज देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओपरा सिंगर के ऑर्केस्ट्रा से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट प्रोवाइड्स ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी टू दोस पार्टिकल्स। जब वो नेचुरल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैच कर जाते हैं तो हमारे पास ग्लास के पार्टिकल लार्जर एम्पलीट्यूड से मूव करते हैं। अगर वो लार्जर एम्पलीट्यूड से मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? वो शैटर कर जाएगा, ठीक है, ब्रिटल होने की वजह से। या फिर आपका एडवांटेज में अगर तो वैसे बता रहा हूँ कि आपका जो माइक्रो ओवन है वो भी रेजोनेंस पे बेस करता है। अब हमारे पास माइक्रोवेव जो है, हमारे पास जो भी आप लगते हो हीटेबल लगते हो उस ओवन के अंदर, उसमें वाटर पार्टिकल होते हैं। वाटर पार्टिकल में हाइड्रोजन जो है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, ठीक है। या फिर वाटर पार्टिकल जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं उस हीटेबल के अंदर, वो दैट इज देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो माइक्रोवेव जो आती हैं उसके लिए स्ट्रॉन्ग ट्यूब लगी होती है उसके अंदर, उसमें से माइक्रोवेव आती हैं। जब माइक्रोवेव की ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी वाटर पार्टिकल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है
तो वाटर पार्टिकल लार्जर एम्पलीट्यूड से मूव करते हैं। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया इसका मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो चीज गर्म हो जाती जल्दी। ठीक, और मैं ये भी क्या मैंने क्या ओपरा सिंगर दे शैटर ग्लास, तो हमेशा जो चीज टूटती है वो इसलिए टूटती है कि हमारे पास लाई डैम्प होती है। तो इसका मतलब कई जगह बुक्स देखोगे उसमें ये चीज लाइन सीधी इस तरह बन चुकी होगी। इस लाइन सीधी बनने का मेन ये काम है कि बता सकें कि ये हमारे पास ये ब्रेक हो गया, इट इज नो लॉन्गर वाइब्रेटिंग, तो इसको हम कहते हैं नो डैम्पिंग। नो डैम्पिंग, यहाँ पे कोई डैम्पिंग नहीं है, लाइट डैम्पिंग होगी या नो डैम्पिंग। ठीक है, इसका मतलब लाइट डैम्प चीज टूटती है, लाइट डैम्प चीज टूट गई तो इट इज नो लॉन्गर वाइब्रेटिंग, नो नो डैम्पिंग। नो डैम्पिंग का मतलब अगर वाइब्रेट ही नहीं करेगी तो एम्पलीट्यूड कहाँ से चेंज होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड कम हो ही होगा नहीं, क्योंकि वाइब्रेट ही नहीं कर रही, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी किसी और पार्टिकल के सिस्टम के अंदर। और अगर हमने डिग्री ऑफ डैम्पिंग ज्यादा की हुई है और वो चीज हमारे पास क्या है क्रिटिकल डैम्प है, तो हमारे पास क्रिटिकल डैम्प के अंदर चीज ये ग्राफ बनता है। फर्क क्या आ रहा है? फर्क बेटे इसकी पीक काफी शार्प थी, इसकी पीक क्या है स्मूथ है। ये इसकी पीक किस पे आ रही थी एफ नॉट, इसकी पीक भी किस पे आ रही है एफ नॉट पे। तीसरा क्या है कि इसका इंक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड देखो, यहाँ से इसका इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ बेटे, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है सिर्फ इतना सा ज्यादा हुआ। ठीक, और अगर कोई चीज हैवी डैम्प हुई हुई है तो हैवी डैम्प के अंदर हमारे पास ये चीज ये होगी, दिस इज फॉर हैवी डैम्पिंग, दिस इज फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग। अब फर्क क्या आ रहा है हैवी और क्रिटिकल के अंदर? बेटे हैवी डैम्पिंग जो पीक है वो स्मूदेस्ट है, उसमें एम्पलीट्यूड बिल्कुल हल्का सा इंक्रीज किया है। और अगर कई बुक्स देखो ना, अब मैंने सिलेबस कंटेंट्स को फॉलो करना होता है हमने, तो कैमरे के अंदर बुक्स देखोगे बेटा उसकी ये पीक थोड़ी सी इस तरह होगी, ये इस तरह, ये उसकी पीक एफ नॉट से थोड़ी सी पहले होती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है नेचुरल वो बहुत कम होती है उसकी। हैवी डैम्प चीज अपनी मीन पोजीशन क्रॉस थोड़ी करती है, इट टेक इन्फिनिट टाइम टू कम टू वाइब्रेट थोड़ी करती है, तो जो फ्रीक्वेंसी उस तरह निकलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे सिलेबस कंटेंट्स में उसने कहा हुआ है कि आपने बेटे सारी पीक्स एक ही जगह पे शो करनी है एफ नॉट पे जब रेजोनेंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमेशा जो होती है इससे कम होती है हैवी डैम्प चीज की, उसकी एफ यहाँ होती है, उसका पीक उसकी यहाँ बननी चाहिए। लेकिन मैं सिलेबस में आपने इसी को फॉलो करना है जो मैं आपको अभी लिखवाया मैंने। तो इसका मतलब ये शार्पनेस ऑफ पीक डिपेंडेंट किस पे है? इट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिग्री ऑफ डैम्पिंग। ठीक है, द शार्पनेस ऑफ पीक डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ डैम्पिंग। पीक इज वेरी शार्प एंड इज एट एफ नॉट फॉर लाइट डैम्पिंग, सॉरी फॉर लाइट डैम्पिंग। ठीक है, पीक इज वेरी शार्प एंड इज एट एफ नॉट फॉर लाइट डैम्पिंग विद द ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड या विद द मैक्सिमम इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। इन क्रिटिकल डैम्पिंग एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड फिर ज्यादा होगा बट पीक इज क्वाइट स्मूथेस्ट। एंड कोई खास ज्यादा होना नहीं है, लाइट डैम्पिंग बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ था, और हैवी के अंदर भी लीस्ट इंक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड और पीक जो क्या होगी वो स्मूथेस्ट होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे फर्दर हम लोग क्वेश्चंस पे। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज एक्चुअली 2 मार्क क्वेश्चन, लेकिन मार्क शो नहीं हुए यहाँ पे, 2 नंबर का ही है। बेटे 2 नंबर किसके हैं? पीरियोडिक मोशन लिखने के नहीं है। अगर कोई बच्चा सिंपली ये फॉर्मूला लिख के आ जाता है तो बेटे मार्क नहीं मिलना, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी डेटा पेज पे गिवन होता है। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला लिख के आप स्पेसिफाई करो, ए क्या है, दिस इज एक्सेलेरेशन है, ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फिर हमें 1 नंबर मिलेगा दोनों में से। क्यों? जब हम लेबल करते हैं किसी भी चीज को, अगर वो वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। तो या तो लिखो एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, या इस तरह लिखोगे तो पूरा नंबर तब होता है बेटा। ठीक हो गया, या पीरियोडिक मोशन विच एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर on the axis of figure 4.1 sketch the variation of the displacement x of the acceleration a of the particle during undergoing simple harmonic motion। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है, तो ये ग्राफ बनना बेटा इसका फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, लेकिन बहुत बेहतर है कि अगर इसके एन के आप एम्पलीट्यूड भी लिख दो, शायद मार्किंग की वो
है नहीं था वो बेटे, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, ये माइनस एक्स नॉट हो गया, एंड दिस इज एक्स नॉट, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास बेटे क्वेश्चन है, a strip of metal is clamped to the edge of a bench and mass is hung from its free end as shown figure। ये एक हमारे पास ये जी क्लैंप हो गया बेटे। ठीक है, ये आपने रबर के सॉरी रबर नहीं, ये वुड के होने हैं, उसके ऊपर आपने स्ट्रिप कर ली और उसके साथ एक मैस सस्पेंड कर दिया। फर्दर कह रहा है द एंड ऑफ द स्ट्रिप इज पुल्ड डाउनवर्ड एंड देन रिलीज्ड। फिगर 4.3 shows a variation with the time t of the displacement y of this one। अब डिस्प्लेसमेंट बेटे ये क्या, मीन पोजीशन तो ये थी ना, एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, ये नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा ये। ठीक है, ये उसने देखो नीचे डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव से स्टार्ट की हुई है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर वो नीचे जा रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन आ रही है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो है, जब नीचे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में ली हुई उसने, वाई से ली हुई है एक्स की जगह, डिस्प्लेसमेंट एक्स जगह वाई लिया बेटे। ये नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में, ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट की जाएगी पॉजिटिव में। उसने कहा नीचे से ऊपर जाना है। ठीक, एक मिनट ये ना, हाँ जी। तो बेटा नेगेटिव से डिस्प्लेसमेंट ये स्टार्ट हुई है ये। अगर इसकी मैं इक्वेशन देखूं तो मेरे पास, अगर इफ दिस इज वाई नॉट, तो इक्वेशन मेरी बनती है y इक्वल्स टू वाई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब कॉस भी किसमें, नेगेटिव में ये वाला है, माइनस कॉस ओमेगा टी के हैं। ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा ऑन फिगर 4.1 4.4 draw the corresponding variation of the time to potential energy of the vibrating system की। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं, ई पी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर होता है ना, वाई स्क्वेयर है। तो जहां पे बेसिकली बेटे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, वहां पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। और जहां, क्योंकि ये फैक्टर तो कांस्टेंट है, ई पी किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, वाई के स्क्वायर के ऊपर। तो ये जो ग्राफ हमारे पास है, इसका हमने स्क्वायर लेना है बेटे। इस ग्राफ का स्क्वायर लेते हैं तो इस पॉइंट का अगर स्क्वायर लेते हो तो हमारे पास हम आ जाएंगे इस जगह पे बेटे, ये हो गया। यहाँ का स्क्वायर लिया जीरो का तो जीरो, ये तो यही रहना है। दूसरा हमारे पास इस वाली वैल्यू का स्क्वायर लिया तो ये भी क्या ऊपर आ जाएगा, इसका स्क्वायर लिया तो आंसर जी। इसका मतलब मेरे पास कुछ इस किस्म का ग्राफ बन रहा है, क्योंकि हमने ट्रेंड देखना ओवरऑल पूरा जो इस तरह, और सर यही एमएस चीज। फिर गलत है ना? हाँ, उसकी एमएस में गलत है, मैं शुरू में तुमने क्वेश्चन कहा तो मुझे समझ आ गई थी यही होना है। ये चीज होगी बेटे। तो ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है कॉस स्क्वायर का, क्योंकि ऊपर इसकी इक्वेशन ये बनती है, हाँ, उसके मुताबिक भी अगर देखते हो तो ये चीज बेटे बननी है, साइन का ग्राफ नहीं बनता। हाँ, अगर हमारे पास अगर साइन, अगर हमारे पास ग्राफ ये गिवन होता, ये इस किस्म का, तो इसका मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होना था ना, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जब जीरो, उस टाइम टाइम भी जीरो है, तो इसका मतलब हमारे पास मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होती नहीं, फिर ग्राफ साइन का बनना था। लेकिन बेटे ऑलरेडी एनर्जी इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू पे थी। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, जहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो जीरो होती है वहां पे। तो एम एस के अंदर ये गलती आ गई हुई है और वही चलती जा रही है, वही बस। ठीक है, ये उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा हुआ है, the string supporting the mass breaks when the end of the strip is at the lowest point in its oscillation. Suggest what change, if any, will occur to the period and amplitude of the subsequent motion of the end of the strip। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये हमें कह रहा है कि ये हमारे पास जो ये स्ट्रिप अब लोस्ट पॉइंट पे जब है तो ये ब्रेक कर गई है, जब ये लोस्ट पॉइंट पे है तो ये ब्रेक कर गई। अगर ये स्ट्रिंग ब्रेक कर रही है हमारे पास नीचे जब आ चुका है, तो इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी तो आ चुकी है ना। जो ही छोड़ोगे तो बड़ी तेजी से इसमें ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। बड़ी तेजी से मूव करने का मतलब ये होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। पहले तो हमारे पास ये था, ऊपर जाने नहीं देता था, आराम आराम से वाइब्रेट कर रहा था इस तरह ये। ठीक है, अब एकदम ये स्ट्रिंग जब टूट गई तो डाउनवर्ड फोर्स क्या होगी, जीरो। अब एनर्जी किसके पास है, इस स्ट्रिप के पास है, तो स्ट्रिप बड़ी जल्दी ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी, और एट ए टाइम इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बड़ी तेजी से जाएगी। ठीक है, तो
तेजी से जाने का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले तो इतना एम्पलीट्यूड नहीं मिल रहा था जब वो हमारे पास बंधा हुआ था उसके साथ। ठीक है। Question is the needle of a sewing machine is made to oscillate vertically through a total distance of 22 millimeter. 22 मिलीमीटर टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करते हैं, ये कह रहा है बेसिकली। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब ये हो गया कि बेटे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं कि ये हमारे पास मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन हो मेरे पास होगी, टोटल डिस्टेंस क्या होगा मतलब बेटे ये यहां से आया है नीचे, ठीक है, यहाँ से नीचे टोटल डिस्टेंस जो मूव कर रहा है डाउनवर्ड 22 किलोमीटर है। Made to oscillate vertically through a total distance। अब माइंड में आ रहा है सर ये इधर फिर ऊपर जाके जब जाएगा दिस इज टोटल, ठीक है। हमारे पास बेटे यही इनफ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, ये होना इस तरह चाहिए था, पर्टिकुलर स्पेसिफाई करना चाहिए था उसे कि बेसिकली ये जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है दिस इज 22। बेटे 22 टोटल थी, हमारे पास ये 8 है, इसका मतलब है ये हमारे पास मैंने मीन पोजीशन शो की हुई है, ये वाली ये मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मीन पोजीशन होगी। तो हमारे पास इसका मतलब है मीन पोजीशन से ऊपर ही कितना है, मीन पोजीशन से ऊपर ये हमारे पास ये वाला है दिस इज 11 मिलीमीटर, और मीन पोजीशन से ये नीचे भी कितना होगा, ये 11, ये हो गया, ठीक है, ये चीज होगी। अच्छा अब उसने पूछा हमारे पास क्या था, ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक विद फ्रीक्वेंसी 4.5 हर्ट्ज, the cloth that is being spun is positioned 8 millimeter above the point of the needle when the needle is at the maximum height, needle is at the maximum height पे है ये, ठीक है ना। ये 20, ये जो 22 है ना मैंने वही रिप्रेजेंट किया ना बेटे। ये स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एसएचएम, 2 नंबर का क्वेश्चन है, मेंट बाय वर्ड यूज होगा, ठीक है। एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये कर लोगे आप। The displacement y of the point of the needle may be represented by the equation y equal to a cos omega t। अब y हमने क्या पढ़ा, y is equal to y नॉट cos omega t, cos की क्योंकि मैक्सिमम से स्टार्ट होना है इसलिए यहाँ से इधर आ रहा है। बेटे क्वेश्चन उसने ये पूछा हुआ है, suggest the position of the point of the needle at time t equal to 0। बेटे t equal to अगर 0 है तो इसका मतलब ये तो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, cos का है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट पे आ रहा है, ये जब टी 0 तो हाईएस्ट पॉइंट पे, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे है तो कपड़े से कितना ऊपर है वो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि एट द हाईएस्ट पॉइंट लिख लो ये भी ठीक होगा। ये स्पेसिफाई किए उसने 8 मिलीमीटर अबव क्लॉथ लिख दो क्योंकि ये कपड़ा शो किया जिसके ऊपर नीडल मूव करना होता है ना, ठीक है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि क्योंकि जब टाइम 0 है बेटे इसके अंदर 0 पुट करो, y इक्वल्स टू a cos ओमेगा, ये 0 हो गया। cos 0 क्या होता है, वो 1 होता है, तो y किसके बराबर हो जाएगा, y बराबर होगा a के। a क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड बेटा ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है। और अगर नीचे हो सकता है तो हमारे पास इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैं फर्दर देखूं यहाँ पे बेटे 22 वो नीचे जाता है, यहाँ इस पोजीशन को अगर देखते हो अगर आप 11 है ये कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा सर 3 मिलीमीटर। ये बेटे हमारे पास क्या हो गया, ये वाला हिस्सा 3 मिलीमीटर। इसका मतलब कपड़ा जो है उसकी मेन पोजीशन से 3 मिलीमीटर ऊपर है, कपड़ा 3 मिलीमीटर ऊपर है। तो बेटे हाईएस्ट पॉइंट पे जब बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे आएगा तो ये टोटल डिस्टेंस ये वाला कितना बनेगा, देखो ये वाला जो हमारे पास है ये 11 है, 11 के अंदर ये 3 ऐड करूं तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 प्लस 3 बिकम्स 14। अच्छा अब ये यहीं पे ही है बेटे, उसने पूछा होगा कि पोजीशन क्या होगी एट टाइम t इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 किसके मतलब हम एम्पलीट्यूड पे होंगे। एम्पलीट्यूड के लिए या तो आप लिख लो एट हाईएस्ट पॉइंट लिख लो,
एट हाईएस्ट पॉइंट लिख लो, ये भी ठीक है, या लोस्ट पॉइंट लिख लो, वो भी ठीक है। ठीक है, एट लोस्ट पॉइंट लिख लो, वो भी ठीक होगा। या फिर कोई बच्चा इसकी जगह सिंपली लिखते हो अगर आप लोग कि ये 8 मिलीमीटर अबव क्लॉथ है, वो भी ठीक होगा। 8 मिलीमीटर अबव सर एक्सट्रीम पोजीशन लिख सकते हैं? क्लॉथ, नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उसने ए के बराबर स्पेसिफाई कर दिया है। जस्ट पोजीशन मार्किंग की देखनी पड़ेगी, लेकिन एट एक्सट्रीम पोजीशन पे मार्क मिलना नहीं चाहिए A2 के अंदर, आई थिंक नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हो ये 14 मिलीमीटर बिलो क्लॉथ होगा। ठीक है, या फिर एट लोएस्ट पॉइंट ये हो सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन था, सजेस्ट के साथ था, स्टेट के साथ होता तो हम फिर लिस्ट ये नहीं लिख सकते थे बेटे, ये भी नहीं, फिर हमने ये चीज लिखनी थी या ये चीज। ठीक है, उसके बाद उसने डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए। अब ए हमारे पास क्या आ रहा था? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेटा ये वाला होता है ना, ये मेन पोजीशन है, एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, तो एम्पलीट्यूड तो ये आ रहा है। तो दिस इज ए, एम्पलीट्यूड क्या उतना होगा? दिस 11 हो जाएगा ये, दिस इज 11 मिलीमीटर। उसके बाद क्या निकालना है? ओमेगा। बेटे ओमेगा किसके बराबर हो गया? दिस इज इक्वल टू 2 पाई एफ। 2 इज एज सच, पाई की वैल्यू 3.14 होगी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसकी हमारे फोर पास पॉइंट है फाइव 4.5। तो जो भी आंसर आ जाएगा। सर 28.3 आता है। 28.3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। बेटे इसमें हमारे पास अब उसने पूछा हुआ है हमें, स्टेट द, सॉरी, कैलकुलेट फॉर द पॉइंट ऑफ द नीडल द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है? हमेशा मीन पोजीशन पे। मैक्सिमम स्पीड होती है मीन पोजीशन के अंदर है। तो वी कैन राइट दिस इज मैक्सिमम स्पीड इज एट मीन पोजीशन। आप लोगों को लिखना, कैमरे में डायरेक्ट कर देना है। अब स्पीड का बेटे, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला पड़ा है मेगा एक्स नॉट, ये हमें गिवन होता है ना, हमें ये फॉर्मूला डेटा पेज पे बेटा गिवन होता है, मेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसने स्पीड का हुआ, वेलोसिटी तो कहा, प्लस माइनस साइन तो निकल गया पीछे। ठीक है, ये क्योंकि वेलोसिटी के लिए होता है। अब मीन पोजिशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? 0। एक्स की जगह 0 पुट करो, इसका मतलब ये भी 0 हो गया। अब एक स्क्वायर और रेडिकल साइन है, कैंसिल हो गया, तो हमारे क्या रह जाएगा? v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट रह जाएगा। तो इसलिए v इज इक्वल ओमेगा एक्स नॉट लिखा हुआ है। बेटे v एज सच हो गया, ओमेगा का आंसर अभी 28.3 बताया था। जी सर। एम्पलीट्यूड उसने पीछे 11 मिलीमीटर था, 11 टाइम 10⁻³ तो कोई एक आंसर आ जाएगा। सर 0.31। 0.31 चले आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, द स्पीड एज इट मूव्स डाउन थ्रू द क्लॉथ, एट इज मूव डाउन टू द क्लॉथ। इसके बाद स्पीड क्या होगी जब एक कपड़े में से पास कर रही होगी? यहां से मूव्स डाउन द क्लॉक। ठीक है, इसका मतलब ये है जब कपड़े में से पास कर रही है, ये मेन पोजीशन है, तो कपड़े में जब पास कर रही है तो फॉर्मूला तो स्पीड का बेटे हमने यही फॉर्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये अप्लाई करना है। अब स्पीड है, प्लस माइनस साइन निकल जाएगा। ओमेगा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स नॉट की वैल्यू 11 है मिलीमीटर में। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू बेटे ये वाली आ रही है 3। ये टोटल क्या था यहाँ से लेके ये वाला? ये 11 है। ठीक है, 11 में से 8 माइनस किया तो ये जो आ रहा है 3 आ रहा है। 1 मिनट में, ये बेटे ये डिस्प्लेसमेंट आ रही है जब कपड़े में से पास कर रही है। कोई डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेनी? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ये मैंने, ये जो, ये कौन सा कलर, रेड लाइट, रेड डॉटेड लाइन है, ये मीन पोजीशन इंडिकेट कर रही है ये। तो कपड़ा उससे ऊपर, तो कपड़ा जो है इट इज 3 मिलीमीटर अवे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो हमने जो, अब इसको करते हैं, v इक्वल टू प्लस माइनस लिख रहा है सिंपली ओमेगा, ये फॉर्मूला हमें गिवन होता है जिसने पहले भी मैंने बताया, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा इज 28.3 हो जाएगा। और यहाँ एक्स नॉट की वैल्यू 11 मिलीमीटर थे, 11 टाइम्स 10⁻³
स्क्वायर माइनस, अब ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 3 आ रही है, पूरा कर दूं 11 माइनस 8 टाइम्स 10 टू रेस पर दिस इज -3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, आंसर आ जाएगा 0.299। 299।